नमस्कार दोस्तों। हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। जो हमारा टॉपिक का नया हमारे सीरीज का जो नया टॉपिक है, हमने बात कर लिया, अंग्रेजों को हमने देख लिया, डच को हमने देख लिया, हमने पुर्तगालियों को भी देख लिया कि वो भारत में आ रहे हैं, क्या चीजें बदल रही हैं, कैसे चीजें परिवर्तित हो रही हैं, क्या समस्या थी और क्या सामाजिक परिवर्तन आर्थिक रूप में राजनीतिक रूप में देखने को मिलता है हमें। अब हम बात करते हैं कि जो दो और बच गया। एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे नोट करा दूं, मैं वो भूल गया था उस समय आप लोग को लिखने के लिए, मेंशन करने के लिए। एक मैं स्लाइड आप लोग के सामने रख देता हूँ, उसे याद कर लीजिए, ध्यान नोट कर लीजिएगा। जो पुर्तगाली कंपनी आई थी, उसका नाम था एस्तादो द इंडिया। ठीक। वो जो कंपनी वो कब आती है? 1498 में। ठीक है। फिर जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी। उसके शॉर्ट में क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ओरिजिनली हम जानते हैं, उसका नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है। उसके बाद जो डेनिस कंपनी बनी थी, उसका नाम क्या था? डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो आपकी फ्रांसीसी कंपनी बनती है 1664 में, उसका नाम था कंपनी देस इंदसे ओरिएंटलिस। बस ये नाम याद रखिएगा, वैसे सिंपल याद रखिए कि ये पुर्तगाली कंपनी थी। पुर्तगाली पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका। ये नाम रखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया। और एक चीज और नोट कर लीजिए आप, वो मैंने आपको मेंशन नहीं किया था, वैसे टाइम नोट कर लीजिए कि कौन किस समय आ रहा है। मैंने बताया था जो पुर्तगाली थे कि 1498 में आते हैं। डच कब आते हैं? 1605 में। अंग्रेज 1608 में। उनको बात करनी है डेनिस और फ्रेंच की। डेनिस कब आते हैं? 1620। और फ्रेंच यानी फ्रांसीसी 1664। अब अपने टॉपिक पे हम आते हैं, जो हमारा टॉपिक था। ठीक है। फ्रांसीसी। उसके पहले हम देख लेते हैं जो डेनिस थे। तो डेनिस के बारे में कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हमें, बस इतना याद रखिए कि 1620 में ही आते हैं। ये कहाँ के निवासी थे? डेनमार्क के। इनके जो लोग थे उसको कहते हैं डेनिस। इस तरह जो डच थे कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड या नीदरलैंड के। उसी तरह डेनमार्क वाले को डेनिस कहते हैं। तो ये भी भारत में आए ट्रेड करने के लिए, तो ये ज्यादा वो कहते हैं ना सक्सेसफुल नहीं था, बस ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए थे। उसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, अंग्रेजों के बाद एक बहुत बड़ा प्लेयर था इंडियन हिस्ट्री में, वो था फ्रांसीसी, मतलब फ्रेंच। तो जब भाई, जब पुर्तगाल और जब अंग्रेज जब यहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि उन्होंने नहीं, मतलब जब फ्रांसीसियों ने देखा कि भाई यहाँ तो बड़ा ट्रेड करने से बड़ा फायदा हो रहा है, तो फ्रांसीसियों का भी मन हुआ कि चलो ठीक है, हम भी ट्रेड करते हैं। तो फ्रांसीसियों में फ्रांस में क्या था कि एक सम्राट उस समय बनता है, वो उसका नाम था लुई लुई 14वां। एक नया सम्राट बनता है, लुई 14। ये बड़ा ना महत्वाकांक्षी होता है, महत्वाकांक्षी। इसने क्या किया? इसने कहा कि हम फ्रांस में एक परमानेंट आर्मी रखेंगे। अब परमानेंट आर्मी रखने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आएगा ट्रेडिंग से। तो ट्रेडिंग सबसे ज्यादा फायदेमंद कहाँ है? इंडिया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। और इसके पीछे दिमाग किसका था? लुई 14वां। और इसका एक मिनिस्टर था, नाम याद रखिएगा, कोलबर्ट। ये नाम पूछ लेता है कहीं कहीं। इन दोनों का दिमाग की उपज थी ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। ये कंपनी भारत आती है 1664 में। ठीक है। 1664 में जब ये कंपनी भारत आती है, तो उस समय 1664 के करीब में ना शासन किसका चल रहा है? औरंगजेब। औरंगजेब आ चुके हैं। तो यहाँ का जो एक था बंदा था, फ्रैंको मार्टिन। ये जाता है औरंगजेब के पास, कहता है कि हमें परमिशन दो ताकि हम यहाँ पे अपना फैक्ट्री खोले, हम भी ट्रेडिंग करें।
औरंगजेब कहता है ठीक है आप जाइए, तो ये जो फ्रांसीसी हैं वो पहले कहाँ जाते हैं, सूरत, और उसके बाद कहाँ जाते हैं, मसूलीपट्टनम। यहाँ पे अपना वो बेस बनाते हैं। बेस क्या मतलब, फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं। लेकिन अंग्रेजों के केस में हमने क्या देखा था कि अंग्रेज पहले कहाँ गए थे, मसूलीपट्टनम, 1609 में करीब, 8-9 में। तो उसके बाद कहाँ जाते हैं, ये सूरत। लेकिन मसूलीपट्टनम में क्या था, उनका सेटलमेंट था, फैक्ट्री नहीं थी। लेकिन सूरत में क्या था, फैक्ट्री था। ये किसकी बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की। तो ऐसा क्रम याद करिएगा कि जो फ्रांसीसियों क्रम है उसका उल्टा क्रम अंग्रेज का था, यानी जो अंग्रेजों क्रम है उसका उल्टा क्या था, फ्रांसीसियों का था। अब जैसे हमारे यहाँ कहावत है ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो कुछ ऐसे ही कंडीशन यहाँ पैदा हो रही है। इंडियन इंडियन कहते हैं ना कि पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ ऐसा ही पैदा हो रहा है। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस समय का टाइम जो है, जब ये कंपनी आती है, 1660 का दशक है, 1664 का टाइम है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ये अपना ट्रेडिंग करती है। औरंगजेब के टाइम तक लगभग चीजें सही रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना फैक्ट्री वैक्ट्री बनाती है, अपना स्टेब्लिश करती है। ठीक है, इनके बीच में मतभेद होता है, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में मतभेद रहता है, चाहे फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, डैनिश, सबके बीच में मतभेद होता है, लेकिन वो मतभेद सामने नहीं उभर के आता है। क्यों नहीं आता, क्योंकि ऊपर में दिल्ली में कौन बैठा है, मुगल बादशाह। और वो इस समय स्ट्रांग है, अभी वो कमजोर नहीं हुआ। मतलब क्या है, एक सेंट्रल पावर अभी भी है इंडिया में, ठीक है, सेंट्रल पावर है इंडिया में। लेकिन जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद जो शासक आते हैं, चाहे वो आराम शाह हो, चाहे वो फर्रुख सियार हो, शाह आलम, जो भी है, जितने भी नाम है, वो सब कहते हैं ना बड़े अयोग्य टाइप के थे, बेकार टाइप के थे, सब अयोग्य थे। तो यहाँ क्या होता है, अब अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को लगता है कि भाई देखो, अगर हमें इंडिया में ट्रेड करना है ढंग से और पूरा प्रॉफिट कमाना है, तो हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता हथियानी पड़ेगी। अब यहाँ से गेम शुरू होता है पॉलिटिकल इंटरवेंशन का, ठीक है। अब वो गेम कैसे शुरू हो रहा है ये समझते हैं। इस बारे में हम आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे, आगे वाले क्लासेस में। फिलहाल बस समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कौन है, मुगल बादशाह है, ठीक। नीचे क्या है, नीचे साउथ इंडिया में कुछ घटनाएं घट रही हैं। कुछ घटनाएं कैसी घट रही हैं, हम बात कर रहे हैं 1700 के बाद की बात कर रहे हैं, 1700 का टाइम आ चुका है। अब यहाँ पे मराठे आ चुके हैं मार्केट में। मार्केट में नहीं, मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री में, पॉलिटिकल ग्राउंड में। नीचे टीपू सुल्तान यानी मैसूर का किंगडम आ चुका है, ठीक है। और इधर कहीं पंजाब पंजाब में आपके वो महाराजा रणजीत सिंह, ये सब चीजें, ये सब हो रहा है। पंजाब अपना अलग काम कर रहा है। और अंग्रेजों ने अपना तीन बेस बना लिया बड़ा स्ट्रांग। उस घटना पे हम धीरे धीरे बात करेंगे। तीन प्रेसिडेंसी बन चुकी है अंग्रेजों की। क्या बन चुकी है, प्रेसिडेंसी। कौन कौन सी, कलकत्ता, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें घटना बन चुकी हैं। 1750 के टाइम आते आते कुछ ये परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। सब उस ये सब परिवर्तन, जो ये सब क्या मतलब था, क्या हुआ, ये मराठों से क्या प्रॉब्लम थी, या जो मैसूर था वो क्या था, यहाँ जो कुछ कर्नाटक वॉर नाम से हम नाम सुनते हैं, कुछ कर्नाटक वॉर होते हैं अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच, वो क्या थे, तो उस पर थोड़ा बात करने से पहले कुछ चीज समझते हैं। पहली चीज ये कि जो अंग्रेज और फ्रांसीसी है ना, इनका मेन पर्पस क्या है, लाभ कमाना। लाभ कमाना। है कौन ये, विदेशी। हिडन एजेंडा क्या है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार।
सोच क्या है इनकी? व्हाइट्स मैन बर्डन, मतलब कि जो गोरे लोग हैं, यानी जो गोरे हैं वो क्या है, वो सभ्य हैं, और बाकी जो है वो क्या है, असभ्य है। यानी ये कहते थे कि जो हम है ना, हम लोग जो गोरे हैं, जो यूरोपियंस हैं, हम लोग सभ्य लोग हैं और हम तुमको असभ्य असभ्य लोगों को सभ्य बनाने आए हैं, ये हमें असभ्य कहते थे। तो इनकी सोच थी, इनकी मानसिकता थी, इसी हिसाब से ये काम करते थे। तो जब देखे इन्होंने कि पॉलिटिकल काफी उथल पुथल मची हुई है भारत में, तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, पॉलिटिकली इंटरवेन किया जाए और अपने आप को स्ट्रांग बनाया जाए। इन्हें पता था कि हम मुगल बादशाह से डायरेक्टली पंगा नहीं ले सकते, मुगल साम्राज्य ठीक है कमजोर हुआ है, नो डाउट, लेकिन अभी इतना भी कमजोर नहीं है कि हम डायरेक्टली इंटरवेन करें उनमें, डायरेक्टली उनको प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो ये पहले छोटे लेवल पे काम करना शुरू करते हैं। साउथ इंडिया की बात करते हैं। ये है आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र। ठीक है। यहाँ पे 3 युद्ध लड़े जाते हैं। किसके किसके बीच में? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 3 युद्ध का नाम क्या था? इनको कहते हैं कर्नाटक वॉर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्नाटिक वॉर। टाइम पीरियड क्या है? पहला का टाइम पीरियड है 1700, 1 मिनट में देख लो, नोट किया होगा मैंने, इसमें 1742 1748 था। चलिए मैं इसे बता दूंगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली। मुझे जहां तक याद है 1742 से 48, 48 से 52, 48 से 52 है, 56 से 63, ये 3 युद्ध लड़े जाते हैं। वैसे इसको नोट मत करिएगा, वैसे आप देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन इससे कुछ टाइम पीरियड होता है, इसी टाइम पीरियड में 3 युद्ध लड़ते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये जो युद्ध लड़े जा रहे हैं भारत में, अंग्रेजों के द्वारा और फ्रांसीसियों के द्वारा, तो इनका मेन पर्पस क्या था कि भारत में सत्ता काबिज करना, सत्ता हसियाना, और अपना कहता है ना कि अपना काम, अपना मतलब निकालना। तो मेरा सवाल ये है कि क्या खाली, या क्या बस भारत की परिस्थितियां इस युद्ध के लिए जिम्मेदार थीं? नहीं, तो ऐसा नहीं है। ये जो फ्रांसीसी थे ना, और जो अंग्रेज थे, उस समय जो टाइम चल रहा था वो उपनिवेशवाद का टाइम था। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड मैप में देखें, तो इस समय जो यूरोपियन पावर है, ये पूरे विश्व में घूम घूम के कॉलोनीज बना रहे थे। कॉलोनीज बनाने का मतलब है कि देशों को गुलाम बनाया जा रहा था। ये अमेरिका में जाके लड़ रहे थे, अमेरिका को गुलाम बनाना चाहते थे, अफ्रीका में कई देशों को गुलाम बना रहे थे, इंडिया में भी यही गेम खेलना चाह रहे थे ये। तो फ्रांसीसी और ब्रिटेन, ये दोनों वर्ल्ड लेवल पे लड़े भिड़े थे। ये सिर्फ इंडिया में नहीं लड़ रहे थे, ये वर्ल्ड लेवल पे दोनों में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन चल रहा था। तो उस टाइम पे अमेरिका को लेके इन दोनों में काफी गर्मी गर्मा हो रही थी। ठीक है। इसका असर, यानी जो वर्ल्ड लेवल पे चीजें हो रही थी, उसका असर भारत में भी पड़ रहा था। तो ये जो 3 कर्नाटिक युद्ध हुए ना, तो इसका सिर्फ जो रीजन था ना, वो सिर्फ इंटरनल ना होके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों था। इंटरनल तो था ही कि भाई, अब जैसे इंटरनल क्या था मैं समझाता हूँ, और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर थे यहाँ काम कर रहे थे। इंटरनल क्या था? इंटरनल ऐसे समझते हैं कि जैसे जो साउथ इंडिया था, जहाँ कर्नाटक वॉर की बात करती है, तो कर्नाटक वॉर में क्या था कि जैसे कि मान लीजिए कि कर्नाटक राज्य है और एक हैदराबाद राज्य था। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जैसे सत्ता को लेके प्रॉब्लम थी कि भाई, हम राजा बनेंगे, नहीं हम राजा बनेंगे। तो एक एक बंदा जाता है, कहता है कि अंग्रेज तुम मेरा साथ दो, एक कहता है कि फ्रांस तुम मेरा साथ दो। अब उनको क्या चाहिए? अंग्रेज और फ्रांस को तो मौका मिल गया प्रॉब्लम क्रिएट करने का, अंदर घुसने का। तो इनके नाम पे वो दोनों अपनी मतलब कहानी, अपना मतलब कैरेक्टर अपना प्ले कर रहे हैं। तो हमारी अपनी गलती थी कि हम लोगों ने इनसे सहायता मांगी, हम इनको इनके पास गए, इनको मौका दिया कि इंटरफेयर करें हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में। तो ये कर्नाटक वॉर का ये गेम था, ये सारा खेल हो रहा था। ठीक है। तो ये युद्ध लगभग चलता है, जो तीसरा युद्ध है, 1756 से लेके 1763 तक चलता है। ब्रिटेन मतलब अंग्रेजों में और
फ्रांस में। इसे कहते हैं 7 इयर्स युद्ध। 7 इयर्स युद्ध। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ना, ये वर्ल्ड लेवल का है। ये वर्ल्ड लेवल पे ये युद्ध चलता है 7 साल तक, अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच। इंडिया में ये युद्ध खत्म हो जाता है 1760 में। वांडी वॉस एक जगह है। वांडी वॉस यानी, इस समय इसका नाम है बंदवासी। वांडी वॉस का जो बैटल होता है, यहाँ पे जो अंग्रेज होते हैं ना, वो फ्रांसीसियों को कहते हैं ना कि फाइनली हरा देते हैं। मतलब इसीलिए इंडिया में जो युद्ध था अंग्रेजों फ्रांसीसियों का, 1760 में खत्म हो जाता है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे 1763 तक चलता रहता है। तो जो 1760 में जो युद्ध ये हारे हैं फ्रांसीसी, तो उसके पीछे क्या रीजन था, क्या फैक्टर था? तीसरा कर्नाटक वॉर चल रहा है। ये जो तीसरा कर्नाटक वॉर चल रहा है ना, ये दोनों सेना कहाँ भिड़ती है आके? वांडी वॉस एक जगह है, वहां पे आके दोनों सेना भिड़ती है। जो ब्रिटेन है, उसका जो कमांडर है, मतलब जो आर्मी चीफ समझ लीजिए, जो कमांडर है वो है काउंटर आयरकुट। ये बड़ा प्रतिभाशाली बंदा था। और जो फ्रांसीसी है, उसका जो सीआईसी या जो आप वो समझ लीजिए का वो है, उसका नाम है काउंट डी लैली। ये भी बंदा बड़ा प्रतिभाशाली था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो ब्रिटेन का जो गवर्नर और ब्रिटेन का जो शासक था, या जो ब्रिटेन का जो सत्ता के जो मालिक थे, उनका और सीआईसी, ये लोग बड़े मतलब कहते हैं ना कि एक उनके बीच में सहमति थी, एक उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, वो मिलजुल के काम करते थे। लेकिन फ्रांसीसियो केस में ऐसा नहीं था। जो कमांडर इन चीफ था, उसका गवर्नर से नहीं बन रहा। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई स्कूल है, अगर प्रिंसिपल और टीचर में आपस में नहीं बनेगी, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान उस स्कूल का होगा ना। तो वही चीज हुआ कि यहाँ गवर्नर और सीआईसी में बनती नहीं थी, दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब वो फ्रेंच आर्मी क्या होता है, वो हार जाती है। और अंग्रेज तो कहते हैं कि पूरे रूप से भारत पे कोई अब कंपटीटर नहीं बचता। अब कुल मिला के जो अंग्रेज होते हैं, वो सोल मतलब कहते हैं ना, एक अकेले राजा, मतलब राजा की तरह अकेले अपना ट्रेडिंग करने के लिए फ्री हो जाता है विदेशियों के नाम पे। मतलब अंतिम विदेशी यही बचते हैं। ठीक है। तो हाँ, एक चीज और, जैसे कि मैंने बताया हाँ, एक चीज और नोट कर लीजिएगा, अभी मैं भूल गया, बता देता हूँ। कि जो पहला वॉर हुआ था, पहला कर्नाटक वॉर, उस समय जो गवर्नर था फ्रांस का, फ्रांस, उसका नाम था डुप्ले। ये बड़ा अच्छा बंदा था। अच्छा इन द सेंस कि बड़ा ये कूटनीतिज्ञ था, बहुत ही मतलब काबिल, और ये बहुत प्रतिभाशाली था। लेकिन ठीक है, पहले वाले युद्ध में ये कुछ चीजें फेवरेबल फेवरेबल नहीं होती, वो हार जाते हैं, फ्रांसीसी हार जाते हैं। हार जाते हैं, उनके बीच में संधि हो जाती है अंग्रेजों से। जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट होती है ना, वो डुप्ले को क्या करती है, वापस बुला लेती है। और ये सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल होती है फ्रांस की। जब ये वापस चला जाता है, तो नया गवर्नर कौन बनता है? गॉर्डेयू। ठीक है। इस बंदे का अपने सेनापति से नहीं पटता। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। इन दोनों का क्या हो रहा है, पट नहीं रहा। जब ये पट ही नहीं रहा है, जब दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या होगा? अल्टीमेटली आप तो हारोगे ही ना। कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या होगा? चीजें सही नहीं होंगी। 1760 में जाके क्या होता है, सेकंड और थर्ड वाले में हम देखते हैं कि सेकंड और थर्ड वॉर में क्या होता है। 1760 आते आते फ्रांस क्या होता है, बुरी तरह पराजित हो जाता है। तो ये कुछ छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री हो गया। तो हमने देख लिया कि कैसे ये यूरोपियंस आगमन हो रहा है भारत में, कैसे काम हो रहा है। अब इसके बाद की कहानी पढ़ेंगे कि जो अंग्रेज थे, क्योंकि अल्टीमेटली हमने क्या देखा, 1760 आते आते कौन बचा भारत में अब बस बच्चे हैं अंग्रेज। और इनके कंपटीशन के नाम पे अब कोई नहीं रह गया। फ्रांसीसी खत्म हो चुके हैं। डच को इन्होंने हरा दिया है कहाँ? बैटल ऑफ विदेरा में। ठीक। डेनिस को कोई मतलब नहीं था, बाकी जो आपके थे उनका कोई फर्क नहीं पड़ना था।
डच हार चुके हैं, डेनिस को मतलब नहीं है, पुर्तगाली को खत्म ही थे एक तरह से। उन्होंने अपना कहता है ना कि अपना कब्र खुद ही खोद लिया था, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया था पहले ही। जो बचे खुचे थे फ्रांसीसी वो भी गायब हो चुके, तो अब अंग्रेजों का जो कहते हैं ना रास्ता साफ हो चुका था। अब ये इतने ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए कि अब इनका ये था कि हमें पूरे भारत पे कब्जा करना है, पूरे भारत पर। ठीक है, यानी उपनिवेशवाद का कहते हैं एक चरम सीमा आने वाली है। उपनिवेशवाद का हम देखेंगे, अब एक्सट्रीम फॉर्म यहाँ पे हम देखने मिलता है अब। ठीक है, अब तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद। एक चीज और, रुकी, मुझे याद आ गया। थैंक यू बोलने से पहले थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ का यूज है कि नहीं, थोड़ा देखते हैं कि क्वेश्चन कहीं आया है कि नहीं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। मैंने बताया था कि फ्रांसीसियों ने कहाँ लगाया था, पहला लगाया था सूरत, और उसके बाद मसूलीपट्टनम। ठीक, सूरत के बाद मसूलीपट्टनम। और मैंने क्या कहा था कि इसका जो उल्टा वाला क्रम होगा वो अंग्रेजों के लिए लागू होगा, यानी अंग्रेजों क्या होंगे, मसूलीपट्टनम, उसके बाद सूरत। लेकिन अगर कारखाना पूछेगा, कारखाना सूरत होगा, मसूलीपट्टनम में तो सेटलमेंट था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्रम भले उल्टा हो गया लेकिन पहला फैक्ट्री उनका भी सूरत में लगा था, जिस तरह फ्रांसीसियों का लगा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। अल्बुकुर्क था। बिल्कुल, मैंने बताया आपको कि पहला गवर्नर कौन था, अल्मेडा। लेकिन उसका एम क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी हम बस ट्रेड करेंगे समुद्री रास्ते से, हम राजनीतिक शक्ति नहीं बनेंगे। लेकिन अल्बुकुर्क जो दूसरा गवर्नर बनता है उसका क्या था, उसने पूरा ब्लू वाटर पॉलिसी को कहा कि खत्म करो, इसको बेकार कीजिए ये सब, हम राजनीतिक शक्ति बनेंगे। तो इसने क्या किया, गोवा जीता, कहाँ से, बीजापुर से, और दमन दीव जीत के यहाँ से जीता, गुजरात से। तो ये पहला वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, अल्बुकुर्क को। वास्को डिगामा भारत कब आया, वास्को डिगामा पता ही 1498 में आया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय या गवर्नर, वायसराय यानी गवर्नर समझ लीजिए, भारत में कौन हुआ, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बना था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया। तो मैंने बताया था जब वास्को डिगामा 1498 में आया, 1498 में कौन शासक था वहां का लोकल, जामोरिन, उसने स्वागत किया था वास्को डिगामा का। और कुछ एक दो सवाल देख लेते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो ये तो सिंपल द क्वेश्चन है, कब हुई थी। मैंने बताया था ना कि जो लुई 14वां जब राजा बना, उसने फ्रांस में क्या किया, परमानेंट आर्मी रखने के लिए उसने प्लान बनाया, तो उसके लिए पैसे की जरूरत थी। पैसा कमाने के लिए क्या करना था, ट्रेड करना था। ट्रेड करने के लिए क्या किया, उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की, यानी तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में बनी, लुई 14वां। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।